नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रयागराज में महाकुंभ का समापन हो गया। 45 दिन के इस अभूतपूर्व आयोजन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अभूतपूर्व इसलिए क्योंकि दुनिया के लोगों की आस्था का ऐसा महासागर इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। 45 दिन में 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने संगम में डुबकी लगाई। हर दिन 1.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचे। 50 लाख से ज्यादा विदेशी भक्त आए। 70 से ज्यादा देशों के लोग प्रयागराज पहुंचे। पूरी दुनिया यह देखकर हैरान है कि अमेरिका से डबल आबादी, फ्रांस और ब्रिटेन की आबादी से 2 गुने, रूस की आबादी से 5 गुने, दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों की कुल पॉपुलेशन से ज्यादा लोग प्रयागराज में पहुंचे, कुंभ में स्नान किया, लेकिन कहीं कोई अव्यवस्था नहीं हुई, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, किसी को मां को मानने का इन्विटेशन नहीं दिया गया था। सब अपनी मर्जी से भक्तिभाव में डूबकर महाकुंभ में आए, आस्था की डुबकी लगाई और लौट गए। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ के मैनेजमेंट स्किल की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। बड़ी बात यह है कि यह कोई सरकारी आयोजन नहीं था, यह सनातन की परंपरा, भारत के सांस्कृतिक शक्ति का मेला था। इस महाकुंभ में गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग पहुंचे। महाकुंभ से यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए का बूस्ट मिला। महाकुंभ के कारण प्रयागराज के अलावा अयोध्या, काशी और विंध्यवासिनी की तस्वीर कैसे बदली। 45 दिन में यूपी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस टूरिज्म का हब कैसे बन गया। कुंभ के समापन के मौके पर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं ने क्या महसूस किया, साधु संतों ने क्या भाव व्यक्त किए, ये सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज की अद्भुत तस्वीरें देखिए। महाशिवरात्रि के दिन आज महाकुंभ का अंतिम स्नान था। 45 दिन से चल रहे आस्था के सबसे बड़े मेले के समापन का अवसर था, इसलिए श्रद्धालुओं में उत्साह ज्यादा था। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं के संगम पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। आज सुबह से ही मेला क्षेत्र में भारी भीड़ थी, इतनी भीड़ जितनी 3 प्रमुख अमृत स्नान के मौके पर नजर आई। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यह आज सुबह 5 बजे की हैं। आज ब्रह्म मुहूर्त में संगम नोज का पूरा एरिया पूरी तरह पैक था। सिर्फ लोगों के सिर ही सिर नजर आ रहे थे। करीब 1 घंटे बाद सुबह 6 बजे तक 41 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके थे। अगले 2 घंटे में भक्तों की भीड़ और बढ़ गई। सुबह के 8 बजते बजते संगम में स्नान करने वालों का आंकड़ा 60 लाख को पार कर गया। आज हर 2 घंटे में करीब करीब 20 लाख लोग संगम में पहुंच रहे थे और डुबकी लगा रहे थे। सुबह 10 बजे तक 81 लाख लोग गंगा स्नान कर चुके थे और दोपहर 12 बजे तक संगम में डुबकी लगाने वालों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई। आज महाशिवरात्रि के पवित्र दिन कुल 1 करोड़ 53 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। सनातन में आस्था रखने वालों की ऐसी भीड़, ऐसा जुनून, ऐसा जज्बा सिर्फ इस महाकुंभ ही नजर आया। महाशिवरात्रि के दिन आज एक और बात हुई। आज महाकुंभ के समापन के मौके पर इंडियन एयरफोर्स के विमानों ने संगम क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी, अपने करतब दिखाए। अभी तक तो महाकुंभ में हर स्नान पर्व के दिन हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई थी, लेकिन आज महाशिवरात्रि के दिन जब लाखों करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंचे तो लोगों को विमान के उड़ने की तेज आवाज सुनाई दी और कुछ ही देर बाद वहां मौजूद लोगों ने आसमान में एक साथ उड़ते एयरक्राफ्ट को करतब दिखाते हुए देखा। इसके बाद संगम क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की गई। क्योंकि आज महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन होना था और प्रशासन को इस बात का पूरा अंदाजा था कि आज के दिन भीड़ पिछले कुछ दिनों से ज्यादा होगी, इसलिए प्रयागराज के इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में बड़े बड़े अधिकारी
सुबह से ही मौजूद थे। इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा था कि मेला क्षेत्र में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर रास्ता ब्लॉक न हो, भीड़ का प्रेशर न बने। इसके लिए पूरे संगम क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान ह्यूमन चेन बनाकर संगम एरिया में खड़े थे और लोगों को सही दिशा में बढ़ने में मदद कर रहे थे। इसका असर यह हुआ कि महाकुंभ के अंतिम दिन जो भी संगम में आया, जिसने भी गंगा में डुबकी लगाई, उसे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि पैदल तो चलना पड़ा, लेकिन संगम में डुबकी लगाकर सारी थकान दूर हो गई। श्रद्धालुओं ने यूपी पुलिस के रवैये की तारीफ की, कहा कि पुलिस के लोग जगह जगह मौजूद थे, भक्तों की मदद कर रहे थे, इसलिए इतनी भीड़ में आकर भी किसी तरह की परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। तमाम भक्तों ने कहा कि जैसा महाकुंभ इस बार हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, एक आनंद प्रफुल्लित हमारा मन हो रहा है। जो हमारे साथी हैं, 7 लोग आए हैं वहाँ से, उत्तराखंड से। इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, कहने का कोई जवाब नहीं है। क्षण क्षण पर पुलिस है, सेवा में लगी पड़ी है, हर किसी की कोई भी परेशानी दिक्कत को दूर कर रही है। मैं कर्नाटक से आई हूँ, मेरे साथ में मेरी बेटियाँ और दामाद वो सब आए हैं और यहाँ की व्यवस्था देखने कर बहुत बढ़िया हुआ है। मैं पुणे से आई हूँ, मैं मेरे सहेली के साथ आई हूँ। बहुत एक्साइटमेंट हूँ नहाने के लिए। मैं जाके यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। क्या नाम है आपका? मैं तेजस्विनी शुक्ला हूँ और मैं पुणे महाराष्ट्र से आई हूँ। सारा परिवार है, मेरी बहन, माताजी, 75 इयर्स मेरी माताजी का है अभी, और वो भी बहुत ही हिम्मत से, बहुत ही श्रद्धा से यहाँ पे आई है। व्यवस्था बहुत अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल पैदल चल के आए हैं, मजा आ रहा है। थोड़ा कोई महिलाओं के लिए कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था, पुलिस कर्मचारियों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। हम योगी जी का धन्यवाद मानते हैं। महिलाओं के लिए तो इतनी अच्छी व्यवस्था है कि चेंजिंग रूम भी घर जैसा है। मेरा नाम विकास दुबे, हमारा बिहार से आए हैं। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगा, मन बहुत खुश हुआ आने से। महाकुंभ में तो सनातन का भक्तिमय स्वरूप दिखा, लेकिन आज महाशिवरात्रि के अवसर पर मध्य प्रदेश के छतरपुर में सनातन के सेवा भाव के दर्शन हुए। महाशिवरात्रि के दिन बागेश्वर धाम में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने 251 गरीब और बेसहारा बेटियों का विवाह करवाया। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 251 जोड़ों का आशीर्वाद दिया। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, सांसद मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे, दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा, केसारी लाल यादव, वीरेंद्र सहवाग, रोमिन उथप्पा, आरपी सिंह समेत तमाम नेता, अभिनेता, खिलाड़ी इस समारोह में शामिल हुए। पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण, गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज समेत कई संतों, साधुओं ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री 5 साल से हर साल गरीब बेटियों की शादी करवाते हैं। अब तक 669 बेटियों की शादी करवा चुके हैं। आज जिन 251 गरीब लड़कियों ने नए जीवन की शुरुआत की, उनमें 108 आदिवासी समाज से हैं, जबकि 143 दूसरे सनातन समाज की गरीब बेटियां हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि वॉलंटियर्स गांव-गांव घूमकर ऐसी बेटियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं जो बेसहारा हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, जो गरीब हैं, जिन्हें मदद की आवश्यकता है। इस बार गरीब बेटियों से संपर्क करने के लिए वॉलंटियर्स ने करीब 20,000 किलोमीटर की यात्रा की। आज इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति का स्वागत करते वक्त धीरेन्द्र शास्त्री इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा, पैसे की वजह से घर की बेटी बहन की शादी में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसे उन्होंने खुद महसूस किया है। उनकी बहन की शादी के लिए परिवार के पास पैसे नहीं थे, लोग कर्ज देने को तैयार नहीं थे। वो जानते हैं कि गरीब बेटी और उसके परिवार के लोगों पर क्या बीतती है। इसीलिए उन्होंने प्रण लिया है कि जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होने देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने आह्वान किया, जिस तरह से वो बागेश्वर धाम में आने वाले दान का पैसा बेटियों की शादी में लगाते हैं, वैसे ही दूसरे मठ मंदिर भी दान के पैसे को सनातनी बेटियों और जरूरतमंदों की भलाई में लगाएं। लगभग इसमें 200 लोग हैं जो मिलकर के इन बेटियों के लिए चयन करती हैं। जो वास्तविक पात्र हैं उसके लिए पूरी समिति ने लगभग 22,000 किलोमीटर कार से यात्रा की। निराश्रित, माता पितृहीन बेटियों को प्राथमिकता दी
और अनवरत 6 वर्ष से ये कार्य चल रहा, और इसके पीछे कारण इतना ही है, जो हमने अपनी बहन के विवाह में दुख भोगा, जो झेला। तो जिस दिन बहन का विवाह था और हमारी स्थिति विचित्र थी, तो जब हमारे पास उतनी संपन्नता नहीं थी, तो यहां वहां भटक रहे थे, किसी से उधार मांग रहे थे। जब हमें बहुत कुछ मिल नहीं पाया, तो जैसे तैसे करके हमने बहन का विवाह किया। उसी दिन हमने प्रण ठाना था कि आज हमें अपनी बहन के विवाह में इतना निराश होना पड़ रहा, उपहार नहीं दे पा रहे हैं, भंडारा विशाल नहीं करवा पा रहे हैं। अगर कल के दिन प्रभु ने हमें सामर्थ्यवान बनाया, तो भारत के किसी भी भाई को हमारी तरह नहीं भटकना पड़ेगा। और हम पूरे देश को इस महाशिवरात्रि के उत्सव से एक ही निवेदन करना चाहेंगे, भारत के मंदिरों की दान पेटियों को अगर गरीबों की बेटियों के लिए खोल दिया जाएगा, तो भारत विश्व गुरु बनते देर नहीं लगेगी। लेकिन आज कोलकाता से हैरान करने वाली खबर आई। महाशिवरात्रि के अवसर पर कोलकाता नगर निगम ने एक ऐसा आदेश जारी किया जिससे बंगाल की राजनीति गर्मा गई। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आदेश जारी किया कि हिंदी और उर्दू भाषी स्कूलों के बजाय इस बार ईद पर एक की बजाय 2 छुट्टियां होंगी, और इस साल विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी नहीं होगी। चूंकि 1 मार्च से रमजान का महीना शुरू हो रहा है, 31 मार्च या 1 अप्रैल को ईद होगी। इसलिए कोलकाता नगर निगम में शिक्षा विभाग के मुख्य प्रबंधक सिद्धार्थ शंकरधारा ने आदेश जारी किया कि इस साल ईद पर 2 दिन यानी 31 मार्च और 1 अप्रैल को स्कूलों की छुट्टी रहेगी। लेकिन ईद पर 2 दिन छुट्टी होने की वजह से विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी को रद्द कर दिया गया। जैसे आदेश आया, बीजेपी के नेताओं से मुद्दा बना लिया। इसे ममता बनर्जी की मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी का इशू बताया। जब बात बढ़ गई तो कोलकाता नगर निगम ने चुपचाप आदेश वापस ले लिया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर धवल जैन ने बयान जारी किया। कहा, एजुकेशन डिपार्टमेंट के चीफ मैनेजर ने सीनियर अफसरों से बात किए बगैर इस तरह का आदेश जारी किया, जिसे रद्द कर दिया गया है और चीफ मैनेजर से सफाई मांगी गई है। लेकिन बंगाल बीजेपी के नेता राउत सिन्हा ने कहा, यह सब बहानेबाजी है। कोई अफसर सरकार के इशारे के बगैर ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ममता ने एक आदेश जारी करवाकर मुसलमानों को मैसेज दिया है और हिंदू इस बात को समझ रहे हैं। तृणमूल सरकार बार बार हिंदू को अपमान कर रहा है, हिंदू का अधिकार पे हस्तक्षेप कर रहा है और मुसलमान लोगों को अपीसमेंट करने के लिए ही मुसलमान का पर्व में छुट्टी ज्यादा और हिंदू पर्व का छुट्टी एकदम बातिल कैंसिल कर देते। तो तृणमूल कांग्रेस उनका फेस सेव करने के लिए वो एक बलि का बकरा एक ऑफिसर को किया। अब बात बिहार की। बिहार में चुनाव से 8 महीने पहले आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली। 7 बीजेपी के हैं। इस कैबिनेट एक्सपेंशन के साथ ही नीतीश कुमार की कैबिनेट में अब मंत्रियों की संख्या पूरी हो गई है। बिहार सरकार में कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। आज 7 मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 21 हो गई। मुख्यमंत्री समेत जेडीयू के कुल 13 मंत्री हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने राजू कुमार सिंह, जीवेश कुमार मिश्रा, संजय सरोगी, डॉक्टर सुनील, कृष्ण कुमार मट्टू, मोतीलाल प्रसाद और विजय कुमार मंडल को मंत्री पद की शपथ दिलाई। आज जिन नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, उन्हें चुनने में बिहार के कास्ट कॉम्बिनेशन का खास ध्यान रखा गया है। मुजफ्फरपुर की साहिबगंज सीट से आने वाले राजू कुमार सिंह राजपूत समाज से ताल्लुक रखते हैं। मुजफ्फरपुर और इसके आसपास की बेल्ट में क्षत्रियों की तादाद ज्यादा है। जीवेश कुमार मिश्रा भूमियार समाज से आते हैं। राजपूत और भूमियार दोनों की सवर्ण समाज है और इन्हें बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है। संजय सरावगी को मंत्रिमंडल में जगह देकर वैश्य समाज को मैसेज दिया गया है। कोयरी जाति के डॉक्टर सुनील को मंत्री बनाकर पिछड़े वर्ग को जोड़ने की कोशिश की गई है। पिछड़ों और अति पिछड़ों को पूरा प्रतिनिधित्व दिया गया है। कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी हैं, जबकि मोतीलाल और विजय कुमार मंडल
मोस्ट बैकवर्ड क्लास से हैं। पूर्ण रूप से बिहार के विकास को और गति देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विस्तार किया है और सातों मंत्री बिहार के विकास में काम करेंगे। चुनाव के ठीक पहले जब विस्तार हुआ है तो जाहिर है इसका मकसद अभी 7 से 8 महीने बाकी है। 8 महीने में बहुत से कार्यों को पूरा करना है। क्षेत्रीय संतुलन भी साधने की कोशिश की गई है। मिथिलांचल को बहुत ज्यादा जगह दी गई। नहीं, पूरे बिहार के विकास का कल्पना है। पूरे बिहार का विकास किया जाएगा। क्या लग रहा है चुनाव क्या होगा? चुनाव चूंकि बेहद करीब है और इस विस्तार के बाद आपको क्या लगता है सामाजिक समीकरण के लिहाज से एनडीए कितना मजबूत आपको नजर आता है? देखिए, पूरी तरह एनडीए एकजुट है और मजबूत है। एकदम विकास गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहा है। अमित शाह तमिलनाडु में है। कोयम्बटूर में बीजेपी के ऑफिस के उद्घाटन के मौके पर अमित शाह ने दावा किया कि तमिलनाडु में अब डीएमके सरकार की विदाई तय हो गई है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कितना भी झूठा प्रचार करें लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। अगले साल तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार बनेगी। चूंकि आज स्टालिन बार बार डीलिमिटेशन का मुद्दा उठा रहे थे, दावा कर रहे हैं कि तमिलनाडु ने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया है लेकिन इसका फायदा मिलने के बजाय नुकसान होगा। डीलिमिटेशन में तमिलनाडु की सीटों की संख्या कम हो जाएगी। आज अमित शाह ने इसका जवाब दिया कि डीलिमिटेशन में हम साउथ को अन्याय नहीं होने देंगे। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डीलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं होगा। और मैं फिर से एक बार कोयम्बटूर की ये पवित्र भूमि पर से दक्षिण के सभी राज्यों की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी ने निश्चित रूप से आपके सभी हितों की रक्षा कर डीलिमिटेशन में आपका एक भी सीट प्रोरेटा कम न हो और जो बढ़ोतरी होगी इसमें उचित हिस्सा दक्षिण भारत के राज्यों को भी मिलेगा। इसमें कोई शंका रखने की जरूरत नहीं है। क्रिकेट के मैदान में चैंपियंस ट्रॉफी में इस वक्त अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है। आज के मैच में पहले अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जबरदस्त धुनाई की 325 रन का बड़ा टारगेट सेट किया। अफगानिस्तान के ओपनर इब्राहिम जाडरन की शानदार बैटिंग का कमाल दिखाई दिया। उन्होंने 177 रन की पारी खेली और ये चैंपियंस ट्रॉफी में किसी भी बैटर का सबसे बड़ा स्कोर है। 146 बॉल में 12 चौके और 6 सिक्सर मारे और पारी के आखिरी ओवर में आउट हुए। इसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भी अच्छी खासी बैटिंग की है। हालांकि इंग्लैंड के 2 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए थे लेकिन जो रूट ने टिककर बैटिंग की, रूट सेंचुरी बनाकर क्रीज पर टिके हुए हैं। फिलहाल इंग्लैंड ने 42 ओवर में 251 रन बना लिए हैं और रिक्वायर्ड रन रेट 9 पर ओवर का है। इंग्लैंड को जीत के लिए 48 गेंदों में 75 रन बनाने और ये लक्ष्य जो रूट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है।